नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस नए वीडियो में। दोस्त, आज के वीडियो में हम देखेंगे विद्याग्राम एप्लीकेशन पे इस सैटरडे संडे को जो मॉक ऑल इंडिया लाइव था उसका सॉल्यूशन। ये हमारे एप्लीकेशन का पहला मॉक था जो हम सेक्शनल टाइम के साथ करवाए हैं। तो आपको ये मॉक कैसा लगा, लेवल वाइज भी या फिर एग्जाम ओरिएंटेशन के अगर हम नजर से देखें तो ये कितना एग्जाम ओरिएंटेड है, ये आपकी दृष्टि से कैसा लगा मॉक, एक बार आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और दूसरी बात दोस्त कि आपका नंबर इसमें कितना आया, मैथ्स में या फिर पूरे मॉक में, वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। फीडबैक आपका बहुत हमारे लिए जरूरी है क्योंकि जो भी अब आगे से हम मॉक बनाएंगे वो आपके फीडबैक के आधार पर ही बनेगा। मतलब कि आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा हमारे मॉक के डिजाइन में अहम किरदार निभाने वाला है। तो ये चीज़ आप हमारे कमेंट में बताइएगा। चलते हैं हम आज के वीडियो का सॉल्यूशन देखते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है कि x बराबर अगर 32.5 है, y बराबर 34.6 है और z बराबर 30.9 है तो हमसे एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz का मान पूछा जा रहा है। सॉरी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान अगर 0.98 के बराबर है तो हमसे k का मान पूछा जा रहा है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखो आपको पता है कि सेक्शनल टाइमिंग लग चुकी है, ठीक है, तो आपको शॉर्टेस्ट रास्ते अपनाने हैं, ये आपकी मजबूरी है। नहीं अपनाइएगा तो क्वेश्चन आपसे पूरा 25 के 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे मेरे भाई कि हम इसका फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है, हम उसके पीछे भागेंगे ही नहीं। हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे डिजिट सम के आधार पे, ठीक है। अगर हम इसका डिजिट सम देखें तो 3 2 5 और 5 5 10, एक्स का डिजिट सम 10 यानी कि एक का क्यू करेंगे तो मेरे भाई एक का क्यू करेंगे तो एक आएगा, प्लस y अगर हम देखें तो 6 और 3 9 हटा दो, 4, y कितना है 4, 4 का क्यू करोगे तो 64, 64 का डिजिट सम 1, बढ़िया। z का देखो, अगर हम z का देखें तो 9 3 12 यानी कि 3। अब हम अगर z का क्यू करेंगे तो वो एक 9 का मल्टीपल आएगा, तो z को मेरे दोस्त हम काट सकते हैं। और यहां पे भी अगर z आ रहा है तो यहां पे से भी हम इसको काटेंगे क्योंकि डिजिट सम में जो 9 है वो 0 की तरह रोल प्ले करता है। यानी कि इधर का डिजिट सम, अगर हम इधर का डिजिट सम देखें तो ये 1 और 1 कितना आया मेरे दोस्त, 1 और 1 2 आया। और ये किसके बराबर है जी, ये बराबर है 0.98 के। हम जानते हैं कि यहाँ पे का जो 9 है वो हटेगा, पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि ये बराबर है 8 के। अब यहां से अगर हम k का मान निकालें तो वो कितना आएगा 1/4। अब अगर नीचे 4 आ गया तो इस 4 को हटाने के लिए हम ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि k का जो भी मान आएगा उसका डिजिट सम कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि 7 चौके 28 नीचे तो 1 आ गया। यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिस ऑप्शन का डिजिट सम 7 हो। और दिए गए ऑप्शन में अगर हम देखें तो 3 3 6 1 7 ऑप्शन ए हो सकता है। ये 9 है, नहीं होगा। ये 9 हटा दो, 3 2 और 3 3 6 नहीं होगा, 9 हटा दो, ये 3 है, नहीं होगा, ऑप्शन ए। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, आप इसको जल्दी कर सकते हैं। एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप वे मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरी पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से टंकी भर रहा है, यानी कि आपके पास मेरे दोस्त 2 पाइप है, ठीक है ना। पहला जो पाइप है ये इससे 1.5 गुना, यानी कि अगर हम इफिशियंसी देखें तो 1 और 1.5 की है। अगर हम 15 मिनट इनको चला दें तो 15 गुने 1.5, सॉरी 15 गुने अगर हम 1.5 और 1 को जोड़ दें तो ये 2.5, ठीक है। ये टोटल कैपेसिटी आ गई किसकी, टैंक की। हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो तेज गति से भरने वाला पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा। तो तेज गति से भरने वाला अगर हम पाइप को देखें तो ये 1.5 यानी कि 25 में भरेगा। अरे भैया पॉइंट से आप पॉइंट काटो, 15 से 15 काटो, ये कितना होगा 25 मिनट्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर a है, यदि इन 7 विषम संख्याओं में अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो इन 12 क्रमागत विषम संख्याओं का नया औसत क्या होगा। देखो सम संख्या और विषम संख्या में हमेशा आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्त कि जितनी हम संख्याएं ऐड करते हैं, चाहे वो सम ऐड करें या विषम, अगर 2 संख्याएं ऐड करेंगे तो एवरेज भी हमारा 2 से बढ़ेगा। 4 संख्याएं अगर ऐड करेंगे तो हमारा एवरेज भी 4 से बढ़ेगा। अगर हम 2 संख्या हटाएंगे तो हमारा एवरेज भी 2 से घट जाएगा। अब जैसे यहां पे दिया गया है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत a है, कितना है मेरे दोस्त a है। आगे क्या बोल रहे हैं कि इनमें यदि इन 7 संख्याओं में अगली 3
अगर आप आगे का 3 संख्याएं ऐड कीजिएगा तो आपका एवरेज भी कितना बढ़ेगा, 3 से बढ़ जाएगा। और पिछली 2 विषम संख्याओं को शामिल कीजिएगा तो जब पिछली 2 विषम संख्याओं को शामिल किया जाएगा तो आपका एवरेज भी 2 से घटेगा। कितने से घटेगा, 2 से घटेगा। तो टोटल अगर हम देखें यहाँ पे तो चेंज कितने का आया, a प्लस 3 में से 2 गया 1, यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, नया औसत। नया औसत कितने होगा, a प्लस 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस क्यू थीटा है, हमसे मान पूछा जा रहा है कॉट 6 थीटा माइनस कॉट 6 थीटा का। ठीक है, अगर हम इसका क्या करें, स्क्वायर कर दे तो साइन 4 थीटा, ठीक है ना, साइन 4 थीटा बराबर में होगा किसके, कॉस 6 थीटा के, कॉस 6 थीटा के। अब अगर हम यहां से देखें तो अगर हम साइन 4 इधर ला करके कॉस 4 में भाग दे दें तो ये कितना बनेगा, कॉट 4 बनेगा। कितना बनेगा मेरे भाई, कॉट 4। और यहां पे जो कॉस स्क्वायर बच रहा है वहां यहां पे नीचे आएगा, ऊपर जाकर के ये कितना बनेगा, सेक स्क्वायर बनेगा। कितना बनेगा मेरे भाई, सेक स्क्वायर, यानी कि कॉट 4 कितने के बराबर है, सेक 4 के बराबर है। अब देखो, अब यहां से अगर हम कॉट स्क्वायर कॉमन ले ले, कितना ले ले, कॉट स्क्वायर कॉमन, तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस कॉट 4, 1 माइनस कॉट 4 बचेगा। और कॉट 4 किसके बराबर है, सेक स्क्वायर के। कॉट 4 मेरे दोस्त सेक स्क्वायर के बराबर में है, सेक स्क्वायर के बराबर में है। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर में होता है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर अगर हम देखें, 1 माइनस अगर हम सेक स्क्वायर देखें तो ये किसके बराबर में हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर के। अब कॉट स्क्वायर गुने माइनस tan स्क्वायर कट के ये बराबर में माइनस का 1 बनाएगा, ऑप्शन ए। उन कई वर्षों में 14% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि 16,000 रुपए की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा, जितने वर्षों में, ठीक है, जितने वर्षों में मेरे भाई 10 वर्षों पर एक निश्चित राशि का 3/5 भाग साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। अगर हम देखें तो 3/5 भाग इसको साधारण ब्याज मिल रहा है, यानी कि 3/5 जो फ्रैक्शन है इसका परसेंटेज में मान होता है 60%। मेरे भाई आपको 60% का ब्याज मिल रहा है, ठीक है, और एक साल में अगर आपको 10% का ब्याज मिल रहा है तो 60% का ब्याज आपको मिलेगा 6 सालों में। कितने सालों में, 6 सालों में, यानी कि टाइम आपका निकल करके आ गया 6। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 14% की दर से 6 साल में, तो 14% 6 साल में कितना बनेगा जी, 84%, यानी कि आपको टोटल 84% का ब्याज मिलेगा। कितने के, 16,000 का। 16,000 का अगर हम 84% निकालें तो पहली बात कि परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा, ठीक है ना। अब आपको सॉल्व नहीं करना है, आप थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाइए, आप जीरो को कंसीडर मत कीजिए। 16 को और 84 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 16 को 84 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 गुने 4 24, यानी कि जीरो के ठीक बाद 4 आना चाहिए आंसर में, यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें जीरो के ठीक बाद 4 है, जीरो के ठीक बाद 7 आ रहा है, जीरो के ठीक बाद 8 आ रहा है, जीरो के ठीक बाद 6 आ रहा है, जीरो के ठीक बाद 4 आ रहा है। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा, 6 चौके 24। अब 15 मिनट सेक्शनल टाइमिंग है तो क्या आपको लग रहा है कि आप गुणा भागा करिएगा तो कैसे काम चलेगा, शॉर्ट ट्रिक आपको अपनाना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। आप देखिए, शांतनु की आय 42,800 से घटकर 37,236 हो गई, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो आप अपना टाइम गंवाइएगा। आप डिजिट सम लगाइए इसमें, अगर हम इसमें डिजिट सम लगाएं तो 8 4 12 2 14, यानी कि 14 का डिजिट सम 5 से कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त, अगर हम देखें तो 7 और 2 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 5 से ये 3 हो जा रहा है, 5 से कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। 5 से 3 का मतलब मेरे भाई कि 2 घट रहा है, कितने पे, 5 पे। अगर आप प्रतिशत बनाइएगा तो इसमें 100% से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। अब आप इसका डिजिट सम निकाल लीजिए, या फिर अगर आपको डिजिट सम निकालना ही है तो इस 5 को हटाने के लिए आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, नीचे 1 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। 100% से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि 100 में जो 1 आ रहा है उसका डिजिट सम 1 है, बचा ये 2 गुने 2 कितना आ रहा है, 4, यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जिस ऑप्शन का डिजिट सम 4 है, ऑप्शन ए, 3 1 4। एक एंटीक डीलर ने 3 वस्तु ए बी सी बेची जिनके विक्रय मूल्य क्रमशः 4 5 6 थे, ठीक है ना। एसपी अगर हम देखें तो 4 5 और 6 थे। उससे वस्तु एक का ए पर 10% का घाटा हुआ, बी पर 50% का लाभ हुआ और सी पर उसका घाटा बराबर रहा, यानी कि ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो कुल सौदे में उसका अनुमानित लाभ या हानि हमसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर यहां पे देखें तो ए पर 10% का घाटा का मतलब हुआ कि 10 का सामान वो 9 में बेच रहा है। यहां पे अगर हम देखें एसपी तो 4 है, तो क्यों ना हम इसको कोई ऐसा संख्या बना ले ताकि वो 9 से पूरी तरीके से कट जाए। अगर हम मान लो एसपी में सब में
9 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 9 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 9 चौके 36, 9 पाँचे 45 और 9 छिक्का 54। ये आपका एसपी आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए तो आपको 10% का घाटा हो रहा है। 10% का घाटा मतलब कि 10 का सामान आप 9 में बेच रहे हैं, तो 9 यूनिट का मान अगर 36 है तो 10 यूनिट का मान 40 हो जाएगा, ठीक है। 45 अगर हम देखें तो बी पर 50% का लाभ, यानी कि 50% का मतलब है कि 2 का सामान 3 में, 3 यूनिट का मान अगर 45 है यानी कि 15 गुना, तो 2 यूनिट का मान 15 गुना 30 होगा। और यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है कि सी पर उसको ना लाभ हो रहा है ना घाटा हो रहा है, यानी कि इसको 54 में ही बेच दिया जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो -4 का रुपए का हानि हो रहा है, और यहाँ पे मेरे भाई +15 रुपया का क्या हो रहा है, +15 रुपया का फायदा हो रहा है, और यहाँ पे तो 0, ठीक है ना। यानी कि अल्टीमेटली अगर हम देखें तो +11 रुपया का आपको फायदा हो रहा है, यानी कि लॉस वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। लॉस वाला मेरे भाई ऑप्शन तो आपको ऐसे ही आपको काट देना है। कितना फायदा हो रहा है, 15 में से 4 गया 11, कितने पे दोस्त, 40 और 30 70, और 70 में अगर हम 50 जोड़ दें तो कितना होगा 120, और 120 और 4 124, 11/124 कितना प्रतिशत होगा बताइए। अगर हम देखो यहाँ पे 124 का अगर हम देखें तो 12.410% है, लेकिन हमें निकालना क्या है 11, यानी कि 11 10% से तो ज्यादा ही होगा, 10% से मेरे भाई ज्यादा ही होगा, तो 10% से ज्यादा ही एक ऑप्शन काट दो, बचा सिर्फ ऑप्शन सी। एक मिनट गलती कर दी मैंने, उल्टा लगा दिया। देखो अगर हम यहां पे देखें तो 124 का 10% 12.4 होगा, ठीक है ना, लेकिन ये 11 है यानी कि 10% से कम होगा ना जी, तो 10.88 थोड़ी होगा, ऑप्शन बी होगा 8.88। प्रत्येक 216 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 4 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़कर एक नया ठोस बनाया जाता है। तो नए ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। अगर आप 4 ठोस घनों को, ठीक है ना, जोड़ करके बना रहे हैं तो प्रत्येक का कितना है मेरे दोस्त, प्रत्येक 216 घन सेंटीमीटर है, यानी कि अगर आप यहां देखें तो ए क्यू कितना है 216, तो ए कितना निकल करके आ जाएगा 6। अब आप 4 घन ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 और 4। अब देखिए थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर आप 2 घन एक दूसरे में सटा करके रखेंगे तो उसके 2 फेस का एरिया खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर हम मान लो कि ये घन और ये घन, ठीक है ना, जब भी सटाएंगे तो इस घन का ये वाला जो एरिया होगा ये खत्म हो जाएगा और इसका ये खत्म हो जाएगा। यानी जब 2 घन सटाते हैं तो 2 फेस का एरिया का लॉस होता है, 2 फेस के मेरे भाई एरिया का लॉस होता है। तो अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे 2 फेस खत्म, यहां पे 2 फेस खत्म और यहां पे भी 2 फेस खत्म, ठीक है। हमारे पास 4 घन है, ठीक है ना, 4 1 2 3 4, 4 घन का अगर हम टोटल फेस देखें तो कितना होगा 24 होगा, 4 घन का टोटल फेस 24। ए में से अगर हम इसमें से देखें तो 2 2 4 दे 6 आप हटा दिए, बचा कितना 18, यानी कि सिर्फ आपको 18 फेस का ही एरिया निकालना है, 18 फेस का ही मेरे भाई एरिया निकालना है। अब यहां से आप 18 ए स्क्वायर कर दो, क्योंकि एक फेस का अगर हम एरिया देखें तो ए स्क्वायर यानी कि 36 होगा, तो 18 गुने 36 करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 18 जैसे ही आया था आप 9 का मल्टीपल भी मार सकते थे आंसर, 6 2 8 1 9 ऑप्शन ए हो सकता है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 6 6 14 4 18 ये भी हो सकता है, 4 3 7 2 9 ये भी हो सकता है। यानी कि आप यहां से देखो 8 6 48 यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 324 का डबल 648। ए और बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है, वृत्त के बाहर बिंदु पी से पीएएम और पीबीएन क्रमशः ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। दीर्घचाप एबी पर क्यू इस प्रकार स्थित है कि क्यूएएम 58 डिग्री और क्यूबीएन 50 डिग्री है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, एपीबी का मान पूछा जा रहा है। हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है ना, ए और बी केंद्र वो वाले वृत्त पर स्थित एक बिंदु है, वृत्त के बाहर बिंदु पी से, यहां से अगर आप यहां पे क्या खींच रहे हैं मेरे भाई, टेंजेंट खींच रहे हैं, यहां से आप इस पे टेंजेंट खींच रहे हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पी ए एम और पीबीएन ए और बी, यानी कि ये पी ए एम और मेरे भाई पीबीएन, ठीक है ना, ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। दीर्घचाप ए बी पर, यानी कि यहां पे ए बी पर, ए और बी पर स्पर्श रेखाएं, दीर्घचाप ए बी पर क्यू इस प्रकार है कि हमसे क्या बोला जा रहा है, क्यू ए एम
QAM कितना है, 58 है। QAM ये वाला 58 है, ठीक है। और QBN यानी कि ये वाला मेरे दोस्त 50 है। तो आपसे कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है APB। APB यानी कि ये वाला एंगल। अगर आप थोड़ा सा सर्कल पढ़े हैं तो आप ये जानते हैं कि ये वाला जो एंगल होता है ना, वो कितना होता है, 180 180 माइनस इन दोनों एंगल को जोड़ दो, 50 50 100 और 8 108। अगर आप 108 घटाओगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 72। अगर मेरे दोस्त ये 72 हो गया, ये 72 हो गया, तो सेंटर पर बना एंगल कितना होगा, इसका डबल यानी कि 144। अब हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 144, तो ये बचा हुआ 36 डिग्री, ऑप्शन सी, ठीक है। ये कैसे होता है, ये अल्टरनेट एंगल से होता है। मैं जब सर्कल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये बताऊंगा पूरी अच्छे तरीके से। ये एंगल, ये मतलब ये कैसे 72 होता है, मतलब कि ये 180 माइनस इसका और इसका सम हम क्यों घटा करके इसके बराबर मिलाते हैं। एक व्यक्ति रूट x किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। 2 घंटे बाद उसने उतने ही किलोमीटर तय किए जितना x का मान है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है x का मान। देखिए अगर हम देखें तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होता है स्पीड यानी कि रूट x गुने टाइम। टाइम कितना है मेरे भाई, 2 घंटा। अब बोला जा रहा है कि उतना ही किलोमीटर तय कर रहा है जितना x का मान है, यानी कि x ही ये तय कर रहा है, x ही ये तय कर रहा है। तो हमसे x का ही मान पूछ रहा है। तो रूट x से ये x कटेगा रूट x बार में, यानी कि दोनों और x स्क्वायर करेंगे तो x का मान कितना निकल करके आएगा, 4, ऑप्शन ए। 3 अम्ल ABC की सांद्रताएं 20%, 10% और 40% है। उन्हें 3, 5 और A के अनुपात में मिलाया जाता है, जिससे 30% सांद्रता वाले विलयन प्राप्त होता है। तो A का मान 3, 5 और A में मिलाया जा रहा है। 3, 5 मेरे भाई और A में मिलाया जा रहा है। कितना है, 20%, 30% और 40%, ठीक है, ठीक है ना। और हमें प्राप्त कितना करना है, हमें प्राप्त करना है मेरे भाई 30% सांद्रता वाला ही विलयन। तो अगर हमें 30% सांद्रता वाला ही विलयन प्राप्त करना है, तो अगर हम यहां पे देखें तो ये कितना कम है, ये कम है मेरे भाई 30% से -10। यहां पे डेविएशन 0 है और यहां पे +10, यानी कि -10 और +10 0 का डेविएशन है। इसका मतलब कि ए का मान भी कितना आएगा, 3 ही आएगा, ऑप्शन ए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो मिश्रधन ज्ञात करें। यदि 6500 की राशि 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष ब्याज दर पर उधार ली जा रही है, ठीक है ना। 6500 की राशि हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। अगर हम अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंड हो रहा है तो 5% मेरे भाई 6 मंथ पे कंपाउंड होगा, यानी कि 2 साल में अगर हम 6 मंथ देखें तो 4 बार 6 मंथ आ रहा है, यानी कि 5% को 3 बार कंपाउंड 4 बार कंपाउंड करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 5% को जब हम 3 बार कंपाउंड करते हैं तो ये 15.7625% आता है, ठीक है। अब इसमें आपको 5% एक बार और कंपाउंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम इतना ही करेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम थोड़े से उस पे जाएंगे, थोड़े से मेरे भाई हम इस पे लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन। देखो 15, 5, 20% का यहां पे ब्याज मिला, ठीक है ना। क्योंकि हम क्यों अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऑप्शन दूरी पे है, 200, 100 के गैप पे है। 20% या अगर हम 0.6 ये देखें तो हम बोल सकते हैं कि 20 या 21% के आसपास हमारा ब्याज मिलेगा हमको, ठीक है। अगर हम 6500 देखें तो 6500 का 20% कितना हो गया था, 6500 का 1/5 यानी कि 1300, यानी कि 6500 और 1300 7800 हो गया, ठीक है ना। और मेरे भाई अगर हम देखें तो 21-22% यानी कि 7800 में अगर हम 2% भी जोड़ें तो ये कितना होगा, 6500 का 2% 130 हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी हम बोल सकते हैं 0, 3, 7900 के आसपास हमारा ब्याज आएगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन ए है। 8100 के पास तो ऐसे ही नहीं जाएगा, आप अप्रोक्सीमेशन से इसको आराम से कर लेंगे। किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट 331.20 की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपए है तो x का मान, देखो वस्तु का मेरे भाई अंकित मूल्य 920 रुपए है, ठीक है। अगर हम छूट देखें टोटल तो 331.2 है, ठीक है ना। तो आप यहां से देखो हम जानते हैं कि 1/3 किसके बराबर में होता है, 33.33% के बराबर में होता है। लेकिन ये देखो यहां पे अगर हम देखें तो 331.2 के 3 गुना से ये कम है, यानी कि इसका मान 33.33% से 33.33% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब हम देखेंगे यहां पे, ठीक है ना। 20-20 40 भैया हम 2 अगर छूट दें 20% का तो 20-20 40 में से 4 गया 36% का छूट मिलेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 15% तो ऐसे ही नहीं होगा, 15 15 30 ही होगा, 30 में से जो घटेगा वैल्यू वो 30 से टोटल डिस्काउंट हमारा कम आएगा, लेकिन यहाँ पे 33.33% से थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है हमें डिस्काउंट, तो ऐसे ही हम काट दिए। 25% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 18 का अगर हम देखें तो 18 18 36, 36 में से हमें 18 का स्क्वायर बटे में 100 यानी कि 3.24 घटाना पड़ेगा, यानी जब हम इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 36 में से 3 गया 33, यानी कि 32 पॉइंट मेरे भाई 74 का हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन हमें डिस्काउंट 33.33 से ज़्यादा मिल रहा है, तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 32.76 का ही मिल रहा है, ऑप्शन ए। इस टाइप के क्वेश्चन को आप अप्रोक्सीमेशन से कीजिए, जल्दी होगा। ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, ए जो है वो बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी मेरे भाई सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है यदि बी 27 है, सी 2 होने पर ए 15 है, तो हमसे क्या बोला जा रहा है, अगर ए 9 है तो सी 2 होने पर बी का मान। अब अगर आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइएगा तो देखिए सी यहाँ पे 2 है और सी यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, तो सी का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, हमें मान बस निकालना है किसका, बी का, जो कि मेरे भाई हमें मान निकालना है किसका, बी का, जो कि ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहां से देखें तो a1/a2 किसके बराबर में होगा, रूट के अंदर b1 बटे में रूट के अंदर b2 के। अब हम बस मान रखेंगे, देखिए अगर हम मान रखें तो b 27 होने पर, यानी कि रूट 27 बटे में हमें b का मान निकालना है, ये हमें भी नहीं पता है। ठीक है ना, a1 कितना है जी, a 15 और a2 9, 15 बटे में 9, 15 बटे के 9 को अगर हम काटे तो 5 बटे में 3 भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करें और दोनों ओर स्क्वायर कर दें तो ये 25 बटे में 9 होगा, 25 बटे में 9 बराबर 27 बटे में b होगा। ठीक है ना, तो b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा 27 गुने 9 बटे में 25, 27 गुने 9 बटे में 25, यानी कि नीचे 25 होगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना, 9 7 63, न्यूमरेटर के यूनिट डिजिट पे 3 होगा, ऐसे भी आप देख सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन बी में है। एक बॉक्स में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के 7:3:2 के अनुपात में है। बॉक्स में अगर कुल 1075 रुपए है तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है। अगर हम 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात देखें तो वो 3 यूनिट है, यानी कि 2 रुपए के सिक्कों का टोटल संख्या 3 का एक मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन बी था। 725 YZ एक ऐसी 5 अंकों वाली संख्या है जो 15 से विभाज्य है, तो Y और Z के गुणनफल का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। अधिकतम संभावित मान देखो, अगर 15 से विभाज्य है तो 5 से भी विभाज्य होगी यह संख्या और 3 से विभाज्य होगी। ठीक है ना, 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है, जिसकी यूनिट डिजिट पे मेरे भाई 0 आए या 5 आए, लेकिन हमसे अगर अधिकतम पूछ रहा है तो 0 और 5 में अधिक कौन है, 5, तो हम Z को यहाँ पे 5 मानेंगे, Z को हम यहाँ पे 5 मानेंगे। अब हमें चेक करना है 3 पे, तो अगर हम 3 पे चेक करें तो इस सबको जोड़ेंगे, 7 2 9, 3 यहां से कट जाएगा, 5 5 10, 5 5 मेरे भाई 10। अब 10 में हमें क्या जोड़ें, 10 में हम क्या जोड़ें, Y का हम अधिकतम मान कौन सा लें कि वो किससे कट जाए, 3 से कट जाए। अगर हम 10 9 19 जोड़ते हैं तो 3 से नहीं कटेगा। अगर हम Y को 8 लेते हैं तो 10 8 18 3 से कट रहा है, यानी कि Y आ गया 8 और Z आ गया 5। हमसे क्या पूछ रहा है, Y और Z का गुणनफल, यानी कि 8 गुने 5 40। रामू और रवि की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी। देखो, रामू और रवि के अगर हम वर्तमान आयु देखें तो 4:3, यानी कि 4 + 3 देखें तो 7, यानी कि जो भी उनका वर्तमान आयु होगा उन दोनों के आयु का योग 7 का एक मल्टीपल होगा। 20 और 15 35, ऑप्शन ए हो सकता है। 15 20 35 ये भी हो सकता है। 10 और 15 25 नहीं होगा। 12 12 24 नहीं होगा। अब यहां पे देखें तो मेरे दोस्त हमसे पूछा जाए क्या, रामू और रवि के वर्तमान आयु। तो अगर हम यहां पे देखें तो रामू 4 और रवि 3, यानी कि रामू जो है ना वो रवि से क्या है, बड़ा है। अब यहां पे अगर हम देखें तो रामू रवि से छोटा है, तो ये कट जाएगा, बचा सिर्फ ऑप्शन ए। ए बी ने क्रमशः 48,000 और 72,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाली, जबकि बी ने अपनी पूंजी में 24,000 की वृद्धि की। वर्ष के अंत में उन्होंने 55,000 का लाभ कमाया। तो लाभ में बी का हिस्सा हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, ए है और यहां पे बी है, ठीक है ना। 24,000 से अगर हम देखें तो 24,000 से तीनों संख्याएं कट जा रही है, यानी कि हम 24,000 को 24K को मेरे भाई एक यूनिट मानेंगे।
क्या मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे। अब यहां से अगर हम देखें तो 24,000 अगर 1 यूनिट है तो 48,000 कितना होगा, 3 यूनिट। 6 महीने के लिए हमने निवेश कर दिया और 6 महीने बाद इन्हें अपनी आधी पूंजी क्या किया, 24 दूनी होता है ना, 24 दूनी 48 होता है, तो 2 गुने 6 प्लस में अगर हम 6 महीने बाद देखें तो 6 महीने बाद क्या बवाल हो रहा है मेरे भाई, 6 महीने बाद इन्हें अपनी आधी पूंजी निकाल ली तो बचा कितना, 1 को इसने 6 के लिए और निवेश कर दिया, क्योंकि वर्ष के अंत यानी कि 12 महीने के लिए निवेश कर रहे हैं। बी की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो बी ने 24,000 की वृद्धि की, यानी कि वो टोटल लगा रहा है कितना, 24 तिया 72 यानी कि 3 यूनिट, कितने देर के लिए, 6 मंथ के लिए, और 24,000 और वृद्धि कर रहा है तो 3 और 1 यूनिट 4 यूनिट, कितने देर के लिए, 6 मंथ के लिए। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए सब में 6 आ रहा है तो सब जगह से आप 6 हटा दीजिए, ठीक है ना। 2 और 1 ये 3 यूनिट, और ये कितना हुआ, 4 और 3 7 यूनिट, यानी मेरे भाई 55,000 का हमें कितना निकालना है, बी का हिस्सा, यानी कि 10 यूनिट का मान 55,000 है तो हमें किसका निकालना है, 7 का मान। आप यहीं से देख सकते हैं कि 55,000 11 का मल्टीपल, यानी कि 11 का मल्टीपल ही आंसर आएगा। 5 3 8 ये हो सकता है 11 का मल्टीपल, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि एक तैराक की गति स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर और धारा की गति 5 किलोमीटर पर आवर है तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तैराक की गति, धारा के प्रतिकूल 9 में से 5 गया 4 और धारा के अनुकूल 9 5 14, ऑप्शन सी। P और Q का लघुत्तम समापवर्त R है तो P स्क्वायर Q और PQ स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्त, P स्क्वायर Q और PQ स्क्वायर हमसे पूछा जा रहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। अगर हम PQ कॉमन ले लें, PQ कॉमन ले लें मेरे भाई, तो यहाँ पे बचेगा P, और इसमें से अगर हम PQ कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे बचा है Q, ठीक है ना। P और Q का लघुत्तम समापवर्त क्या है, R है। P और Q का लघुत्तम समापवर्त R है, तो यहाँ पे ये R अगर हम लिख दें तो PQR क्या होगा इनका लघुत्तम समापवर्त, PQR, ऑप्शन ए। हमसे इसको सिंप्लीफाई करने को बोल रहा जा रहा है, ठीक है ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल को 0 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कि हम P को 0 कर दिए, क्या किया मेरे भाई, P को 0 कर दिए तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे P खत्म, यहाँ पे भी P खत्म, सिर्फ हम Q पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे -4Q और ये माइनस, इस माइनस को प्लस बनाएगा, यानी प्लस का 4Q, ठीक है, प्लस का मेरे भाई 4Q, प्लस का 4Q और ये 3Q 7Q, और ये माइनस 7Q को माइनस का 7Q बना देगा, यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें Q -7Q हो, ऑप्शन बी में। अगर हम इस पे नजर डालें तो -7Q ऑप्शन बी में आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, इसमें दो भुजाएं बराबर और परिमाप समान, बिल्कुल ऑप्शन ए ही हो जाएगा मेरे भाई। जब दो ट्रायंगल आपके सामने है और उसके परिमाप बराबर हैं और उसमें अगर दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो गए, ठीक है ना, और परिमाप भी बराबर हो गए, यानी कि तीसरा जो भुजा होगा वो अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी कि ट्रिपल एस के कंडीशन से हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक पुरुष किसी खंबे के शीर्ष को 45 डिग्री के उन्नयन कोण से देखता है, वो खंबे की ओर 15 मीटर बढ़ता है तब उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 45 डिग्री है और थोड़ा सा बढ़ता है तो ये 60 डिग्री हो जाता है। हमसे क्या पूछा है, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई 60 के सामने अगर √3 है तो ये 30 होगा, 30 के सामने 1, अब 45 के सामने अगर √3 तो इस 45 के सामने √3, ठीक है ना, यहां से लेकर के यहां तक √3। वो खंबे की ओर 45 मीटर बढ़ता है, यानी कि ये वाला जो दूरी है वो 15 मीटर है, और ये वाला अगर हम यूनिट में देखें तो √3 - 1, तो √3 - 1 का मान अगर 15 है तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, खंबे की ऊंचाई यानी कि √3 का मान। अब अगर हम इसको रेशनलाइज करें तो 15 √3, ठीक है ना, और ये ऊपर जाकर के √3 + 1 हो जाएगा, √3 + 1, और नीचे अगर हम देखें तो √3 मेरे भाई a² - b² बनेगा ना, तो नीचे आ जाएगा 2, यानी कि 15 √3 3 हो जाएगा, यानी कि ये इसमें से अगर आप √3 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में √3 + 1 बचेगा। 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल क्या है। देखो अगर हम ए का चाल देखें, ठीक है ना, तो मेरे भाई ए का चाल कितना होगा, 400/16, 400/16 यानी कि 25 सेकंड इसको लगेगा, ठीक है ना। अब यहां पे बोला जा रहा है
कि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि बी को 15 मीटर आगे रख रहा है, यानी कि बी 400 नहीं, 400 में से 15 कम 325 ही दौड़ रहा है, सॉरी 385 ही दौड़ रहा है, और उसको 10 सेकंड से हरा भी रहा है। इसका मतलब कि जो बी है वो 10 सेकंड ज्यादा ले रहा है। हराने का मतलब 10 सेकंड से क्या कि बी 10 सेकंड ज्यादा ले रहा है, यानी कि 35 सेकंड ले रहा है। अब आप इसको सॉल्व करके इसका मान निकालिए, कितना उसको टाइम लगेगा। सॉरी, ये टाइम हो गया, ये दूरी हो गया, तो आप इसका चाल निकालिए। 35 से कहीं 35, 3 और 5, 35 से कहीं 35, यानी कि ऑप्शन ए 11 मीटर पर सेकंड। कॉट थीटा का मान अगर 4 प्लस रूट 15 है तो सेक थीटा इस टू कोसेक थीटा का मान पूछा जा रहा है। मेरे भाई कॉट थीटा, ठीक है ना, बराबर 4 प्लस रूट 15 है, तो टैन थीटा इसका उल्टा होगा, होगा ना जी। तो इसका 4 प्लस रूट 15 का उल्टा कितना होगा, 4 माइनस रूट 15, ठीक है। अब हम यहां से कॉट थीटा और टैन थीटा को जोड़ दें, तो कॉट थीटा प्लस टैन थीटा कितना होगा, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, रूट 15 से रूट 15 कटेगा, 4 4 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अरे भैया, जो कॉट प्लस टैन होता है ना, यही बराबर किसके होता है, सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा के। मतलब कि कॉट प्लस टैन का सम सेक इस टू कॉसेक के बराबर होता है। ये मैंने ट्रिगो में पढ़ाया है आप लोगों को। तो यहां पे होता है इस मॉक के सॉल्यूशन का द एंड। आपका नंबर कितना है ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, इसको आप ज्वाइन कर ले, यहाँ पे हम क्लास नोट्स आपको दे देंगे, ठीक है मेरे भाई। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए अपना नंबर कि आपका स्कोर क्या रहा, फीडबैक दीजिए कि ये मॉक का लेवल कितना था। उसके आधार पे ही हम आगे के मॉक को डिजाइन करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।